हम लोग बिलियन चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग बिलियन के बारे में समझे थे। बिलियन से रिलेटेड टर्म समझे थे, उसमें कौन क्या होता है। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बिलियाता। आज का टॉपिक जो है वो बिलियाता है। उसके पहले हम लोग कुछ टर्म के बारे में, कुछ शब्द के बारे में समझेंगे क्या क्या होता है। तो नॉर्मली हेडिंग डालते जाना है। सबसे पहले एक हेडिंग डालना है बिलोपन। बिलोपन जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, डिजॉल्व, डिजोल्यूशन, डिजोल्यूशन, डिजोल्यूशन। ठीक, पहले सामान्य भाषा में समझ लेते हैं क्या होता है। जब हम लोग बिलियन का बात करते हैं तो एक बिलियन में दो पदार्थ होता है, एक विलय होता है, एक विलायक होता है। इसको डिटेल में पिछले क्लास में हमने समझा दिया। ठीक, तो जब हम लोग विलय को हम लोग क्या करते हैं, बिलियन में विलय, विलय को हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं किसमें, विलायक। विलय को विलायक के अंदर मिलाते हैं। जब विलय विलायक के अंदर पूरी तरह से क्या हो जाए, घुल जाए, तो जो पदार्थ पूरी तरह से उसमें घुल जाता है, विलुप्त हो जाता है, दिखाई नहीं देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विलोपन कहते हैं। सिंपल अगर एग्जांपल देते हैं, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सबसे बेसिक एग्जांपल कि अगर एक बिलियन के अंदर, पहले तो हम लोग विलायक के रूप में पानी ले लिए। जब पानी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, नमक को मिलाते हैं। नमक बिलियन के अंदर ऐसे मिल जाता है कि नमक दिखाई देना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। नमक दिखाई देना बंद हो जाता है। तो जब नमक दिखाई देना बंद हो गया, मतलब बिलियन के अंदर क्या हो गया, विलुप्त हो गया। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विलोपन कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विलोपन कहते हैं। ठीक, बात समझ में आ गया। चलिए, तो इसका डिफिनेशन लिखेंगे। जब किसी ठोस विलय को किसी विलायक में डालते हैं, जब किसी ठोस विलय को किसी विलायक में डालते हैं, तब विलय का कण उसके अंदर घुल जाता है, उसके अंदर घुल जाता है। उसी को, चाहे उस इस प्रक्रिया को घुल जाता है, तब इस प्रक्रिया को विलोपन कहते हैं। तब इस प्रक्रिया को विलोपन कहते हैं। कंप्लीट। दूसरा एक महत्वपूर्ण टर्म आएगा अवक्षेपण, जो कि आगे भी बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा। अवक्षेपण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन। इसमें हम लोग लिखेंगे इस टर्म के बारे में। जब विलय के कण विलयन के अंदर ठोस रूप में ठोस रूप में पृथक हो जाता है, ठोस रूप में पृथक हो जाता है, इस प्रक्रिया को ही अवक्षेपण कहते हैं। इस प्रक्रिया को ही अवक्षेपण कहते हैं। इस प्रक्रिया को ही अवक्षेपण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग एक बिलियन का बात करते हैं तो मान लो कि 2 से 3 पदार्थ इसमें घुला हुआ है। 2 से 3 पदार्थ इसके अंदर घुला हुआ है। ये एक बिलियन है, इसमें हम नहीं बोल रहे विलय विलायक। ठीक, कभी कभी ऐसा होता है कि इसके नीचे के पेंदी में कुछ कण ठोस के रूप में क्या हो जाता है, बिना घुले जमा हुआ रह जाता है। कुछ कण ठोस के रूप में इसके पेंदी में नीचे में बिना घुले नीचे में जमा हुआ ठोस के रूप में पड़ा हुआ रह जाता है। इसी जो ठोस के रूप में पड़ा हुआ रह जाता है पिलियन के अंदर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं। ठीक, आगे हम लोग जानेंगे संतृप्त विलयन के बारे में। संतृप्त विलयन आगे हेडिंग डालना है। संतृप्त विलयन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें कुछ नहीं करना है, यहां से लेके यहां तक डिफिनेशन पहले लिख लेना है। दूसरा में असंतृप्त विलयन हेडिंग डालना है। असंतृप्त विलयन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको भी कुछ नहीं करना है, यहां से लेके यहां तक हेडिंग डाल देना है। इसको लिख लेना है, हेडिंग नहीं लिख लेना है इसका डिफिनेशन।
संतुलित विलयन का डिफिनीशन यहाँ से लेके यहाँ तक, और असंतुलित विलयन का डिफिनीशन यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि दोनों होता क्या है। देखिए लिखा हुआ है इसमें, डिफिनीशन में क्या लिखा हुआ उसको पहले उसको देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप एवं दाब पर और अधिक विलय बुलाने की क्षमता नहीं रह जाता है, तो वैसा विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। वैसा विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, जब विलय के घुलाने की क्षमता खत्म हो जाता है। एक विलयन के अंदर जब विलय के घुलाने की क्षमता खत्म हो जाता है, उसी को हम लोग, ऐसा विलयन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, संतृप्त विलयन कह देते हैं। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हमको पता है कि अगर एक मान लो कंटेनर लिए, विलायक के रूप में जल ले लिए, इसमें अब ऐसे जल के अंदर मान लो कि चीनी को घुला रहे हैं या नमक को ही घुला रहे हैं। जब इसमें चीनी डालेंगे, पहला बार घुलाएंगे घुल जाएगा, फिर थोड़ा और चीनी लेंगे फिर डालेंगे, फिर घुल जाएगा, फिर थोड़ा और चीनी लेंगे फिर डालेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। लेकिन एक समय आएगा कि उसके अंदर चीनी या नमक भी कुछ भी हो, एक समय आएगा कि उसके अंदर चीनी या नमक घुलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर यकीन नहीं आता है तो करके देख सकते हैं। ठीक, कि अगर एक पानी ले ले 2 लीटर का, उसमें नमक डालते जाए घुलाते जाए, डाले फिर घुलाए फिर डाले फिर घुलाए, उसके बाद घुलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो जब घुलना बंद हो जाए तब उस विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। तब उस विलयन को क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। अच्छा, ये कुछ सोचा है क्या कि जब नमक मिलाते हैं पानी के अंदर तो नमक कहाँ चला जाता है, अगर कहीं चला भी जाता है तो और नमक फिर डालते जाते हैं तो बाद में घुलना बंद क्यों हो जाता है। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। उसके पहले अनसेचुरेटेड का मतलब भी समझ लेते हैं। वह विलयन जिसमें समान ताप पर और अधिक विलय घुलाने की क्षमता रहे, मतलब वैसा विलयन जिसमें अभी और भी क्या कर सकते हैं, घुला सकते हैं, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं और घुलाने की एक सामान्य समान ताप पर। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर घुलना बंद कर दिया तो उसको गर्म कर देंगे तो उसमें और हम लोग क्या कर सकते हैं, घोल सकते हैं। उसके अंदर हम लोग और क्या कर सकते हैं, घोल सकते हैं। तब अब इस कोई भी सामान्य ताप पर अगर उसमें गुलगुलाने की क्षमता है उस विलयन के अंदर और भी, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, असंतृप्त विलयन कह देते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि होता क्या है, जब भी एक कंटेनर लेंगे इसमें विलायक कोई भी ले ले, ठीक, विलायक कोई भी द्रव के रूप में ले ले, मान लेते हैं जल ही ले लिए। जब जल लेते हैं ना, तो जल के कणों के बीच में, जल का कण अगर दिखाते हैं, चलिए ऐसे ना दिखा कर जल का कण दिखा देते हैं। जल जल का जो कण होता है ना, तो कणों के बीच में स्पेस खाली रहता है, जगह खाली रहता है, कणों के बीच में क्या रहता है, जगह खाली रहता है। लेकिन हम लोग को ऐसे नॉर्मल दिखाई नहीं देता है। जब उसको हम लोग क्या करें, सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से, माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखेंगे तो हम लोग का वो स्थान दिखाई देगा, कणों के बीच में कुछ स्पेस खाली रहता है, जगह खाली रहता है। तब इसके अंदर अगर कोई भी चीज मिलाते हैं, मान लो कि नमक मिलाए या चीनी मिलाए, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, वो जगह जहाँ पे खाली रहता है वो अपने जगह स्थान चारों तरफ क्या करता है, ले लेता है, अपना स्थान अपना जगह चारों तरफ ले लेता है। लेकिन ऐसा एक टाइम आएगा कि जितना जगह खाली रहेगा उतना तो स्थान ले लेगा, लेकिन कुछ समय के बाद जब मिलाते जाएंगे और मिलाते जाएंगे तो जगह स्थान जो बचा हुआ था पानी के जल के कण के बीच में, जो स्थान बचा हुआ था वो स्थान क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जब स्थान समाप्त हो जाएगा तो उसमें नमक या पानी चीनी जो भी मिला रहे वो मिलना क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बंद हो जाता है। जब मिलना बंद हो जाता है तो वैसे ही विलयन को हम लोग क्या कह देते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। आप लोगों को सब चीज समझ में आ गया होगा। तो विलयता का बात करते हैं। बेसिकली विलयता क्या है कि जब एक विलयन के अंदर जितना मिलाने की क्षमता होता है, जो मिलाते हैं उस विलयन के अंदर विलय को, एक विलयन के अंदर जब विलय को मिलाते हैं, यही हम लोग विलायक बोल सकते हैं। विलायक के अंदर हम लोग विलय को मिलाते हैं तो जितना मात्रा में मिलाएंगे, जितना मात्रा मिलाएंगे विलय का, वही किसके रिस्पेक्ट में, विलायक के रिस्पेक्ट में, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, विलयता कह देते हैं। सबसे पहले विलयता हेडिंग डालना है। विलयता विलयता हेडिंग डालने के बाद जिस सोलिबिलिटी हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, यहाँ पर मेन हेडिंग यहाँ पे दिया हुआ है,
ज्यादा हेडिंग डालना जिसको इंग्लिश में हम लोग सोलिबिलिटी कहते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं इसका डिफिनीशन का। सबसे पहले डिफिनीशन यहाँ से यहाँ लिख लेना है। किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाले सभी ठोस पदार्थ की वह मात्रा जो विलयन के अंदर संतृप्त कर सब मतलब क्या होता है उसके अंदर मिल जाए, तो उस ताप पर उस ठोस का क्या कहते हैं, विलयता कहते हैं। मतलब कितना ग्राम का विलायक ले रहे हैं, तो जल का मात्रा मान लो जल में नमक मिला है तो जल का मात्रा कितना ले रहे हैं, 100 ग्राम। और उसके अंदर जितना मात्रा में विलय मिल जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विलयता कहते हैं। इसलिए इसका एक फार्मूला दे दिया गया है, फार्मूला भी लिख लेना है। फार्मूला क्या दिया गया है, विलयता बराबर होता है विलय का द्रव्यमान, नीचे में विलायक का द्रव्यमान। दोनों को दोनों किस में, विलय का द्रव्यमान विलायक का द्रव्यमान ग्राम में होना चाहिए। ठीक, गुने क्या कर दो 100 कर दो, वही हम लोग क्या निकल जाता है, विलयता। विलयता कितना हो। अगला जो इसमें है, विलयता क्या क्या चीजों पर डिपेंड करेगा। विलयता क्या क्या चीजें मतलब जो मिलता है जो घुलता है वो क्या क्या चीजों पर मतलब कितना मात्रा में मिलेगा कितना मात्रा में नहीं मिलेगा। देखो कभी सुन सोचो ऐसा कभी कि अगर अगर यहाँ पे पानी कंटेनर में पानी है, मान लो 3 लीटर पानी है, ठीक है, 3 लीटर पानी है। अगर 3 लीटर पानी में 1 केजी नमक मिल जाता है तो जरूरी है कि उतना ही केजी चीनी मिले। चीनी का मात्रा हो सकता है चीनी कम मिलेगा, सॉरी 1 केजी। तो अगर 3 लीटर पानी है इसमें 1 केजी चीनी मिल जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि 1 केजी नमक भी मिल जाए, या नमक ज्यादा मात्रा में मिलेगा या चीनी कम मात्रा में मिलेगा, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। इसीलिए बताया जाता है कि ये जो बिल्लाता होता है कौन किसमें कितना मिलेगा, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये 4 बातों पर निर्भर करता है, सबसे पहले याद रखना है कि ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो 4 बातों पर निर्भर करता है, विलय की प्रकृति पर, विलायक की प्रकृति पर, और ताप पे और दाब पे। कि हम लोग विलायक के रूप में क्या यूज कर रहे हैं, विलय के रूप में क्या यूज कर रहे हैं, टेम्परेचर कितना दे रहे हैं और दाब कितना दे रहे हैं, ये सब बातों पर क्या करता है, डिपेंड करता है। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं कि आगे विलय और विलायक की प्रकृति पर सबसे पहले हेडिंग के रूप में लिख लेना है, किसी पदार्थ की विलयता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। हेडिंग के रूप में लिख लेना, किसी पदार्थ की विलयता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। कौन कौन सा बात होगा, तो उसके अंदर एक नंबर में लिख लेना है विलय और विलायक की प्रकृति। उसके अंदर 1 नंबर में लिख लेना है विलय और विलायक की प्रकृति। इसमें कोई हेडिंग के रूप में नहीं लिखना है, सिर्फ क्या क्या चीजों पर डिपेंड करता है लिख लेना है। जहां पे हमको लगेगा वहां पे 1 नंबर देख लिख लेना है विलय और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, ऐसे लिखना। 1 नंबर में लिखना है विलय और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। 2 नंबर में लिखना है ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। जब जब ताप को बढ़ाते हैं तो पदार्थ की विलयता भी बढ़ जाता है। इसमें इसके अंदर लिखना है जब ताप को बढ़ाते हैं तो पदार्थ की विलयता भी बढ़ जाता है। जब ताप को बढ़ाते हैं तो पदार्थ की विलयता भी बढ़ जाता है। 3 नंबर पे जाते हैं, ताप का प्रभाव। एक दिया नहीं, अच्छे दो, हाँ दो, एक तो हो गया, दूसरा ताप का प्रभाव। यदि द्रव में ठोस पदार्थ को मिलाते हैं, यदि द्रव में ठोस पदार्थ को मिलाते हैं तो दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए दाब का प्रभाव ज्यादातर किसमें देखने को मिलता है, गैस में। इसलिए दाब का प्रभाव जल या द्रव के रूप में कोई पदार्थ है या ठोस के रूप में, उसमें कितना हो दाब लगा दो, उसको दबा के नहीं रख सकते। कहने का मतलब ये है कि एक कंटेनर है मेरे पास, एक कंटेनर है 1 लीटर का, और इसके अंदर हम बोल रहे हैं कि 1 लीटर से ज्यादा पानी हटा दो, अटेगा क्या, नहीं हटेगा।
ठीक। जैसे ठोस पदार्थ, उसको बोले कि दबा के और छोटा कर दो, होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए दाब का प्रभाव ठोस और द्रव में देखने को नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ पर लिखाया जा रहा है कि जब द्रव द्रव में ठोस पदार्थ को मिलाते हैं, मतलब द्रव हो गया विलायक और ठोस हो गया विलय, ऐसा हम लोग करते हैं तो उस पर दाब का कोई प्रभाव हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। जब हम लोग बात करते हैं गैस की द्रव में विलयता, इसमें गैस को जब द्रव के अंदर मिलाते हैं तब क्या होता है? अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? एक ठोस पदार्थ को द्रव में मिला रहे थे, एक ठोस पदार्थ को द्रव में मिला रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग जो देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं कि गैस को किसमें मिलाना है? द्रव में मिलाना है। गैस को द्रव में मिलाना है, तो इसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसके मदद से हम लोग कुछ चीजें, कुछ नियम जानने वाले हैं। इसमें एक नियम आएगा जो कि इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए अभी हो सकता है ये आगे भी कहीं पर मिल जाए, लेकिन यहाँ पे ये बहुत बार देखने को मिलता है कि पूछता है। इसका नियम, हेडिंग लिखना है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, हेनरी का नियम। हेडिंग लिखने के बाद इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। हेनरी का नियम, किसी द्रव में किसी गैस की विलयता गैस के दाब का सीधा अनुपाती होता है। किसी द्रव में गैस की विलयता, जो गैस के विलयता अगर देखेंगे तो अब यहाँ पर दाब पर प्रभाव पड़ेगा। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जब ठोस को द्रव में मिलाते हैं तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अब अगर हम लोग गैस को किस में, गैस को द्रव में मिलाते हैं, तब हम लोग का क्या होगा? ठोस का प्रभाव, सॉरी, गैस का प्रभाव, दाब का प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तब यहाँ पर दाब का क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा। ऐसे कोई एग्जाम्पल दिमाग में जा रहा है जहाँ पे हम लोग गैस को किसी द्रव के अंदर मिला दें, गैस को किसी द्रव के अंदर मिला दें। ऑब्वियस है, गैस को द्रव के अंदर बहुत सारे मिलाया जाता है, तभी जाके हम लोग को अलग अलग खुशबू आता है, अलग अलग द्रव द्रवीय पदार्थ से। अदरवाइज कोई गैस नहीं रहता तो उसमें से कोई खुशबू नहीं आता। बिना खुशबू, बिना गैस का खुशबू नहीं आता है या महक नहीं आता है। कोई भी चीज हम लोग को नहीं महकेगा अगर उसमें द्रव गैस का मात्रा नहीं रहेगा तो। इसलिए बहुत सारी चीजें हमें सिंपल, पहले एग्जांपल हम बता देते हैं। जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है ना, कोल्ड ड्रिंक्स, उसमें गैस मिला हुआ रहता है। अगर उसको हिला के खोल देते हैं तो क्या हो जाता है? सब गैस के साथ क्या हो जाता है? जो द्रव होता है उड़ जाता है। सब गैस के साथ द्रव क्या हो जाता है? उड़ जाता है। हिला के अगर खोलते हैं, मना करते हैं लोग खोलने के लिए, और कोई खोल देता है तो क्या हो जाता है? तो उसके अंदर गैस भरा रहता है, जो कि क्या करता है? जो कि द्रव द्रव के अंदर रहता है। लेकिन अगर उसको हिला कर खोल देंगे तो सबके सब गैस का हो जाता है, तुरंत बाहर, द्रव को बाहर लेके निकल जाता है। ठीक, सबसे पहले हेनरी का नियम लिख, हेडिंग डाल के यहाँ से यहाँ तक लिख लेना। ठीक, तो ये क्या बता रहे हैं पहले उसको समझते हैं। लिख रहे हैं किसी द्रव में किसी गैस की विलयता गैस के दाब पर क्या होता है? सीधा समानुपाती होता है। जो उसमें गैस का दाब है, जो गैस का दाब होता है वो सीधा समानुपाती होता है गैस के, मतलब उसमें जो द्रव में किसी गैस की विलयता गैस के दाब के सीधा समानुपाती होता है। अब कौन किसका समानुपाती होता है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से यहाँ तक लिखना है इसको। विलयन में गैस का मोल प्रभाज, अभी हम लोग बताए थे मोल फ्रैक्शन या मोल अंश हम लोग कहते हैं। विलयन में गैस का मोल अंश गैस के आंशिक दाब के सम अनुपाती होता है। अनुपाती बोलो या समानुपाती बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। अनुपाती बोलो या समानुपाती बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। तो विलयन का जो आंशिक दाब होता है, जो विलयन का आंशिक दाब है, विलयन का नहीं हम लोग बोल सकते किसका? हाँ, विलयन में गैस का मोल प्रभाव, जो मोल फ्रैक्शन है गैस का आंशिक दाब के क्या होते हैं? समानुपाती होता है। तो अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पर इतना ही चीजें देखेंगे कि पी जो होता है, पी क्या है? आंशिक दाब है जो समानुपाती होता है किसके? मोल अंश के। मोल अंश को हम लोग एक से दिखाते हैं। अगर अलग अलग दिखाना है इसका विलय और विलय का, तो एक को x1 एक को x2, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग की बात नहीं कर रहे इसलिए एक से दिखाया है। हेनरी के नियम ये बताएगा कि जो समानुपाती होता है मोल अंश के, जब समानुपाती से अनुपात का एक स्थिरांक आता है, जो कि यहाँ पर कौन सा स्थिरांक आएगा? के स्थिरांक आएगा। तो p बराबर क्या लिखाता है? के एक्स।
के स्थिरांक जो होता है, इसके स्थिरांक को हम लोग क्या कहते हैं? के स्थिरांक को लिख लेना है, के को हम लोग क्या कहते हैं? हेनरी हेनरी स्थिरांक लिख सकते हैं, हेनरी स्थिरांक। ठीक है, के को हम लोग क्या कहते हैं? हेनरी स्थिरांक कहते हैं। बस इतना भी यहाँ पे लिख लेना है। ये एक बहुत बड़ा डिफिनेशन देखने को मिलता है कि हेनरी का नियम होता है, हेनरी का नियम होता है। यहाँ पर सिंपल डिफिनेशन दिया हुआ है, इसको और आगे जाके डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देख लेते हैं, उसके बाद आदर्श अनादर्श। चलिए यहाँ पे हम लोग पहले कुछ टर्म के बारे में समझ लेते हैं, इसको क्या कहते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वाष्प दाब किसको कहते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वाष्प दाब किसको कहते हैं। सबसे पहला जो हेडिंग डालना है वाष्प दाब, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। इसका हम लोग आगे यूज आएगा लिखा हुआ है, पहले इसको समझ लेते हैं कि एक निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में द्रव की सतह पर आरोपित वाष्प दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। एक निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में द्रव की सतह, जो द्रव का सतह है, द्रव की सतह पर आरोपित वाष्प दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। सबसे पहले ये लिख लेना है, ठीक। यहाँ से लेके यहाँ तक वाष्प दाब के बारे में। अब बात हम लोग करते हैं कि आखिर का होता क्या है। मान ले कि अगर एक विलयन या कोई पदार्थ है और ऊपर से ये क्या है? बंद है। अब देखो होता क्या है, इसके सतह पर, इसके सतह पर ऊपर से वाष्प दाब लगता है। कैसे? तो हम लोग जब कोई चीज को गर्म करते हैं, उसको हम लोग बेसिकली देख सकते हैं, जब कोई चीज को गर्म करते हैं तो इसका जो सतह होता है ना, यहाँ से ये वाष्प बन के क्या होता है, सबसे पहले ऊपर वाला जो कण होता है वाष्प बन के ऊपर की ओर जाता है। वाष्प बन के क्या होगा? ऊपर की ओर जाएगा। जब जाकर सतह से टकराएगा तो अब यहाँ पर क्या होगा? एक गैस बना रहा है, यहाँ पर क्या होगा? गैस बनेगा इस लेयर में। और वही गैस क्या होगा? इसके सतह पर क्या होने लगेगा? वही गैस इसके सतह पर एक बल लगाने लगेगा। इसके सतह पर क्या करने लगेगा? एक दाब लगाने लगेगा, एक बल लगाने लगेगा। तो वही बल, वही जो दाब होगा, उसी दाब को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं।
उसी दाब को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब को कम करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, कुकर में सीटी लगाते हैं, जो बाहर की तरफ फेंकता है निकलता है। अदरवाइज वाष्प दाब इतना बढ़ जाएगा कि कुकर की सीटी को क्या होगा, अगर नहीं बजेगा तो फट जाएगा कुकर। इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। तो वाष्प दाब उसी का उसका अब आगे हम लोग इसके आगे इस टर्म को पढ़ेंगे, वाष्प दाब का अवनमन। अवनमन कैसे होता है, चलिए इसको भी समझ ही लेते हैं। इसको हम लोग लिख लिए, वाष्प दाब का अवनमन के पहले वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है। अवनमन का मतलब होता है कम हो जाना। अवनमन का मतलब होता है कम हो जाना। अवनमन का मतलब, वाष्प दाब का मतलब समझिए, वाष्प दाब का अवनमन का मतलब होता है कम हो जाना। तो अगला जो पॉइंट लिख लेना है, क्या लिखना है, वाष्प दाब का अवनमन। ठीक, आगे सब हम लोग पढ़ने वाले डिटेल में, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा सबके बारे में समझते हैं। इसको जो यहाँ से लेके यहाँ तक डिफिनेशन के रूप में लिख लेना है। हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं। लिखने का काम आप लोग करते रहिएगा वीडियो को पॉज करके। तो बात करते हैं हम लोग कि वाष्प दाब का अवनमन क्यों होता है, क्यों घट जाता है। तो वाष्प दाब का किसका अवनमन भाई, तो जो विलय होता है ना, या एक विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। या बोल सकते हैं विलायक का वाष्प दाब क्या हो जाता है, विलायक का वाष्प दाब यहाँ पर लिखा भी है, इसके वाष्प दाब में कमी आता है। विलायक होता है उसके वाष्प दाब में क्या जाता है, कमी आ जाता है। बात को मैं समझिएगा अच्छे ध्यान दीजिएगा तो जरूर समझ में आएगा और आगे तक भी याद रहेगा कि जो विलायक होता है या विलियन होता है, वो विलियन का वाष्प दाब में अवनमन क्यों हो जाता है। अवनमन का मतलब होता है कम हो जाना। सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखना है, अवनमन का मतलब हो जाता है कम हो जाना। चलिए, अगर एक कंटेनर लेते हैं, अगर एक कंटेनर लिए, इस कंटेनर के अंदर जल भरा हुआ है, ये जल का अणु दिखा रहा है। अब देखिए होता क्या है, जैसे इसमें दूसरा पदार्थ मिलाएंगे, जैसे ही दूसरा पदार्थ मिलाएंगे, अब यहाँ पे इसमें क्या कर रहे हैं, दूसरा पदार्थ मिलाना शुरू कर दिए। इसके पहले सिर्फ विलायक था, अब इस विलयन का ये विलायक वाला पार्ट फिर से अलग यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं। ये सिर्फ इसमें क्या था, विलायक था, तो सिर्फ इसमें विलायक था, लेकिन अब इसके अंदर क्या हो गया, दोनों आ गया। अब इसके अंदर क्या आ गया, दोनों आ गया। इसके अंदर ये विलयन बन गया, इसको बोल सकते हैं इसमें ये विलयन हो गया, जिसमें क्या है, विलय, विलय और विलायक, विलय प्लस विलायक दोनों है। लेकिन इसके अंदर भी सिर्फ अभी क्या है, इसके अंदर विलायक है, इसके अंदर सिर्फ क्या है, विलायक है। बेसिकली होता क्या है, अब अगर हम अभी बात किए वाष्प दाब का मतलब होता है जो ऊपर वाला सतह पर जो दाब लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। तो किसके वाष्प दाब में कमी आ रहा है, सबसे पहले ये समझना है। तो विलायक का, ना कि विलयन का। किसके वाष्प दाब में कमी आ रहा है, विलायक का। विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जा रहा है, क्यों। अब देखो, जब इसमें हम लोग विलय नहीं मिलाए, इसके सतह पर सिर्फ क्या है, इसके सतह पर सिर्फ क्या है, विलायक है। इसके सतह पर सिर्फ विलायक है। जब हम इसमें विलय नहीं मिलाए हैं तो इसके सतह पर सिर्फ क्या है, विलायक है। तब विलायक के सतह पर कणों की संख्या क्या है, ज्यादा रहेगा। विलायक का कण क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, सिर्फ विलायक का कण है, तो इसलिए विलायक का वाहक दाब मान लो कि अभी अभी मान लो कि 20 है। विलायक का वाहक दाब कितना है, 20 है। अब जब हम इसमें विलय मिला दिए, रेड वाला विलय दिख रहा है, तो इसके सतह पर दोनों कण आ गए, विलय भी और विलायक भी। तो अब सतह पर बात करेंगे तो सतह पर पहले के कंपेयर में विलायक का कण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसमें जितना कण था, इसमें कणों का मात्रा क्या हो जाएगा, कणों की संख्या कम हो जाएगा। जब इसके अंदर कणों की संख्या कम हो जाएगा, जब इसके ऊपर सतह पर कणों की संख्या कम हो जाएगा, इसलिए कि इसमें सिर्फ विलायक था, कणों की संख्या ज्यादा था। अब इसमें से इसके सतह पर विलय भी रहेगा और विलायक भी रहेगा, तो विलय के कण सतह पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए वाष्प दाब में क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगा। मान लो पहले अगर 20 था तो अब कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 18। क्यों कमी हो रहा है, इसलिए कि अब सतह पर और कौन सा कण रहने लगा, विलय का भी कण आ गया, इसके सतह पर
विलय का भी कण आ गया, इसलिए अब जो विलायक है उसके वाष्प दाब में क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगा, उसके वाष्प दाब में क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगा। इस कारण से बोला जाता है कि वाष्प दाब में, किसके वाष्प दाब में कमी है, तो विलायक के वाष्प दाब में अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कम होना, अवनमन का मतलब होता है कम होना। ये डिटेल एक्सप्रेशन था, इसको दिमाग में बैठा लेना, आगे भी इसका यूज आएगा। ठीक है। विलयन का वाष्प दाब जो होता है ना, विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो विलायक के वाष्प दाब पर ही डिपेंड करता है, वो विलायक के वाष्प दाब पर ही डिपेंड करता है। इसलिए कि जो वाष्प बन के उड़ता है, अब यहाँ पर अभी हम लोग बात कर रहे थे कि वाष्प कौन बन के उड़ता है, जो द्रव के रूप में होता है। तो द्रव के रूप में कौन रहता है, विलायक रहता है। द्रव के रूप में कौन रहता है, यहाँ पर लिखा भी है कि ये सब किसके लिए बताया जा रहा है, ये सब किसके लिए बताया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं ठोस का द्रव, ठोस का द्रव, तो वाष्प दाब किसका बनेगा, द्रव का, ना कि ठोस पदार्थ का। कहने का मतलब ये है कि अगर विलयन लेते हैं जिसमें नमक है और पानी है, नमक है और पानी है, तो वाष्प किसका बनेगा, पानी का, नमक का नहीं बनेगा। इसीलिए वाष्पशील करके फिर से नमक हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अगर किसी विलयन में अगर नमक को मिला दिए तो गर्म कर तो पानी भाप कर जाएगा, उड़ जाएगा, नमक उसके अंदर आ जाएगा। तो नमक का वाष्प दाब नहीं होगा, सिर्फ द्रव का वाष्प दाब होता है। इसीलिए जो विलयन का वाष्प दाब का बात हम लोग करते थे, वो किसका वाष्प दाब हो गया, वो विलायक का ही वाष्प दाब को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन का वाष्प दाब कहते हैं। तो हम लोग जब भी बात करेंगे विलयन का वाष्प दाब, उसका मतलब क्या है, वो विलायक का ही वाष्प दाब के बारे में बात हो रहा है, वो विलायक के वाष्प दाब के ही बारे में बात हो रहा है। विलायक का वाष्प दाब का अगर बात करेंगे तो वो एक नियम दिया गया, पहले विलायक का वाष्प दाब का मतलब समझ लेते हैं। देखिए, अभी हम थोड़ा देर पहले दो डायग्राम बनाए, दो डायग्राम बनाए थे, अगर ध्यान से देखे होंगे तो ये था, ये था शुद्ध विलय, ये था, ये था शुद्ध विलय। इसमें कोई भी शुद्ध विलायक, इसलिए कि इसमें विलय नहीं मिला हुआ था। शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब को लिखते हो पी नोट से लिखते हैं। जब ये विलयन बन गया तो इसका वाष्प दाब में कमी आ रहा है, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं, पी एस से लिखते हैं। अब कोई पूछेगा कितना से कमी आ गया, तो ये पहले इतना था, मतलब पहले इसमें 20 था, इसमें 18 माने थे, तो कमी पूछेगा तो कितने से कमी आ गया, 2 का कमी आ गया। हम लोग बोल सकते हैं कितने का कमी आ गया, पी नॉट माइनस पी एस का कमी आ गया। ये क्या हो गया, वाष्प दाब में, वाष्प दाब का क्या हो गया, अवनमन हो गया। तो अवनमन कितने से हो गया, पी नॉट माइनस पी एस से हो गया। ठीक। शुद्ध विलायक के सापेक्ष वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। देखो, अगला टर्म जो आएगा डायरेक्ट इसको लिखवा दे रहे हैं, इसमें हेडिंग के रूप में क्या लिखना है, इसको ऐसे सब डॉट कर करके लिखते जाना है, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। अपेक्षित मतलब किसी के सापेक्ष, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन जो होगा क्या होगा, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट, इतना लिख लेना है। वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन हेडिंग डाल के इतना लिख लेना है। ठीक। उसके बाद लिखना है जहां जहां पी नॉट जो होगा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, क्या लिखना है, पी नॉट को शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। फिर पीएस लिखना है विलयन का वाष्प दाब, पीएस लिखना है विलयन का वाष्प दाब। अभी बताए थे जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है पी नॉट है, और विलयन का वाष्प दाब क्या है, पीएस है। तो कितना का अवनमन हुआ, कितना का कमी हुआ, तो कमी कैसे निकालेंगे, पी नॉट माइनस पीएस, ये कमी हुआ। लेकिन कुछ है अपेक्षित, अपेक्षित मतलब किसी के रिस्पेक्ट में था, पहले कितना था पी नॉट, इसलिए इसको हम लोग किससे भाग कर देते हैं, पी नॉट से भाग कर देते हैं।
ये निकल जाता है वाक से आपका अपेक्षित अवनमन, मतलब कमी तो हुआ लेकिन अपेक्षित किसके सापेक्ष में, तो पी नॉट के सापेक्ष में, इसलिए पहले कितना था, पी नॉट था। इस तरह से ये फॉर्मूला निकल के आया। आगे हम लोग बात जो करने वाले हैं वो है रॉल का नियम। रॉल का नियम, तो रॉल का नियम हम लोग पढ़ना है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी तक इतना तक अच्छे से रिवीजन कर लेना है, नोट्स बना लेना है, सही तरह से हमेशा रिवीजन करते रहना है कि हर एक चीजें याद रहे, कि लास्ट में जाकर लोड ना आए दिमाग पे। ठीक, आज के लिए इतना ही रन देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।